कानपुर देहात में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ मारपीट की गई है। प्रधान और उसके साथियों ने जमकर मारपीट की। मारपीट करते वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमले में बुजुर्ग आंगनबाड़ी सहायिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रायपुर मटीरा गांव का ये पूरा मामला और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो अभी वायरल भी हो रहा है। इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कैसे बुजुर्ग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, सहायिका को यहाँ पर मारा जा रहा है। मारपीट उनके साथ यहाँ पर की जा रही है और इसका वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो कि काफी वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में दरअसल आंगनबाड़ी सहायिका के साथ मारपीट यहां पर की गई है। प्रधान और उसके साथियों ने जमकर मारपीट यहां पर की है। इसका वीडियो वायरल हो गया है। हमले में बुजुर्ग आंगनबाड़ी सहायिका गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रायपुर मटीरा गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, लेकिन मारपीट उसके बावजूद की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मामले को शांत कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जमकर मारपीट महिला के साथ। अक्षय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद में नवरात्र की छुट्टी पर सपा सांसदों ने सवाल उठा दिया है। मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाए, अगर नवरात्रि पर छुट्टी हुई है तो कल रमजान पर भी अवकाश हो। ये कहा गया उनकी तरफ से। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने की नीयत से फैसला। सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर सियासत कर रही है, मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है भाजपा। एसटी हसन की तरफ से ये बातें कही गई है और सीधा सरकार पर यह हमला किया गया है। कहा है कि अगर नवरात्रि पर छुट्टी है तो कल रमजान पर भी छुट्टी हो। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने की नीयत से यह फैसला लिया गया है। सरकार सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर सियासत कर रही है। एसटी हसन की तरफ से ये बातें कही गई है। मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है भाजपा, ये सवाल खड़े किए गए हैं। एक सवाल और है, संसद में आज छुट्टी हुई है और चूंकि अगर बात करें तो देखा यह जा रहा है कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हिंदू नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। इससे भी देखा जा रहा है, आपका भी एक बयान लगातार कोट हो रहा है कि आपने भी इसको लेकर के मुखालफत की है। किस तरीके से आप देखते हैं आज संसद का सत्र नहीं है? देखिए, मैंने मुखालफत नहीं करी है, लेकिन ये परंपराएं अच्छी नहीं हैं। मैं भी फिर कहूँगा कि कल से रमज़ान है, कल भी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरे मजहब के मानने वाले भी कहेंगे छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, मजहब हमारा पर्सनल मैटर है। हम अपने घरों में, मंदिर मस्जिदों में फॉलो करते हैं। मजहब में सियासत नहीं आनी चाहिए और हर पूजा, हर इबादत अपने पैदा करने वाले को खुश करने के लिए होती है। उसकी नीयत क्या है ये देखा जाता है। अगर उस पूजा, उस इबादत में सियासत नीयत है, वोट नीयत है, तो वो इबादत नहीं है ना, वो पूजा है। आप भी साधना करते हो, सिर्फ उसे याद करते हो और उसी से मांगते हो, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि सुप्रीम पावर वही है जिसने हम सबको पैदा करा है। आज की छुट्टी को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से संसद की कार्यवाही आज नहीं है, कल कहा गया कि आज छुट्टी है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आज की छुट्टी है तो कल रमज़ान की भी होनी चाहिए थी। परसों सिखों के किसी पर्व की भी होनी चाहिए थी, क्रिश्चियंस के लिए भी होनी चाहिए थी। तो ये एक सिलसिला एंडलेस है। इससे सिर्फ सियासत हो रही है, धर्म का काम नहीं हो रहा। आपको लगता है कि आज की छुट्टी गलत है, नहीं होनी चाहिए थी? ये सिर्फ एक जो है सियासत के तहत हुई, एक धर्म के विशेष की वजह से हुई है? आप मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं कि गलत है? मैं किसी भी धार्मिक मामलात में किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं अल्लाह कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, लेकिन खुलूस नियत से उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें। अब आपको सीधे यहां से लिए चलते हैं लखनऊ के सपा दफ्तर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रमोद त्यागी जी का स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। हालांकि ये पक्ष मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये लिख भी सकते हैं। नेताजी के पुराने साथी और समाजवादी आंदोलन में हमेशा आगे रहे।
जब कभी वेस्टर्न यूपी की कोई बात रही होगी, नेताजी हमेशा ये कोशिश करते थे कि प्रमोद त्यागी जी की राय क्या है, और न केवल ये राजनीतिक या राजनीति में रुचि रखते हैं, बल्कि इनकी सामाजिक सेवा बहुत रही है और अधिवक्ता के रूप में भी वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। शायद लॉन्गेस्ट समय इन्होंने एज ए अध्यक्ष समय गुजारा होगा। कई बार अध्यक्ष रहे, समय समय पर अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े और जीतने के करीब पहुंच करके जीत नहीं पाए। ये कई प्रतिभा इनके अंदर छिपी है। मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी किताब कुंती की आत्मकथा लिखी है। एक अपना पक्ष क्या है, जो इमेजिनेशन है या जो लेखक है क्या सोचता है, वो उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि जो हम और आप लोग समय समय पर पढ़े हैं, कई लोगों ने कई तरीके से लिखा है। इधर हमारी विधानसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत चर्चा रही। उन्होंने भी एक पक्ष लिखा है। कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे, वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी। सावित्री के बारे में द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूँ उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया। मैं ज़रूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही ख़त्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम ये हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो
पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया है सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ये पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि जल स्तर नीचे चला गया लखनऊ का। गोमती में न जाने कितने नाले गंदे गिर रहे हैं। ये गोमती का मैं आज भी कहता हूँ, मैंने कई मौक़ों पर कहा कि यही मॉडल है, अंतोगत्वा आपको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 या बाद में कहीं भी किसी देश में नदियां साफ हुई हैं तो यही रास्ता अपनाया गया है जो यहाँ गोमती में अपनाया गया है कि एक भी नाला अंदर नहीं आए और पानी साफ बहे उसके अंदर। नाले गिराए जा रहे हैं, इसलिए ये न केवल किसान के दुश्मन हैं। बताइए, आलू खरीदा इन्होंने क्या? एक आलू खरीदा हो तो बता दो हमें। और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी, और हमारे यहाँ से लगातार प्रेस नोट जाती थी, ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था, और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहाँ गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए, सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहाँ कैद किया हुआ है? जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। मैं एक बार फिर प्रमोद त्यागी जी को कुंती की आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये किताब पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुचि लेकर के इस किताब को पढ़ेंगे, किताबों के प्रति लोगों का व्यवहार और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, एक एक कदम इनका कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए है।
अरे जो लोग सारस को कैद कर दें उनके लिए क्या 1 साल है? और आपने सदन में नहीं देखा? सदन में नहीं देखा आपने? क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे? जिन्होंने अपने कार्यक्रम को इन्वेस्टमेंट मीट करने के लिए न जाने कितने पेड़ काट डाले हों। और आप लोग हिसाब किताब लगाइए, जब से ये सरकार आई है 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये, 150 करोड़ के लगभग। और मुझे याद है, मैंने सदन में भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं आपके सामने, मैंने जब 1000 एकड़ में पेड़ लगवाए, मैंने फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछा कि 1000 एकड़ में कितने पेड़ आप लगाओगे, तो उन्होंने 1 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 1,36,000 पेड़ लगाए थे उन्होंने। और आखिरी पेड़ 2 मैंने और नेताजी ने लगाए थे वहाँ पर। अगर 1000 एकड़ में 1,36,000 पेड़ लगते हैं तो बताओ 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। ये 150 करोड़ के लिए ज़मीन कहाँ है? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये बात अगर आपको गलत लग रही हो, आप जाइए इटावा में लाइन सफारी के सामने 1000 एकड़ में 1,36,000 के लगभग पेड़ लगाए गए थे, और ये तो 150 करोड़ लगा चुके हैं। और 1 साल की ये बात कर रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार साथी उन्हीं के रास्ते पे चलने लगते हो। आज कितने साल हो गए सरकार को, ये बताइए? 6 साल हो गए ना? ये बताएं 6 साल का हिसाब किताब क्या है? गन्ने के किसानों का अभी भी बकाया है, आलू खरीदा नहीं जा रहा कहीं भी। जितनी भी फसलें पैदावार के लिए आय दोगुनी की बात की, ये बताएं कि किस फसल की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? डीजल पेट्रोल 6 साल पहले क्या थी कीमत, आज क्या है? दूध की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? दालों की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? खाद की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? और ये आंकड़े देते हैं बेरोजगारी के। ये बताएं कि कितने रोजगार दिया है इन्होंने, कितनी नौकरी मिली है? देखिए, तुम भी मत उलझो, मत उलझो। मैं जानता हूं आप लोगों को, मत उलझो। आलू, देखिए, आप किसी को बचाओ नहीं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दें, क्या पता, हमारे पत्रकार साहब ने गुस्सा दिला दिया तो बोल दिया। हैं? देखिए, आप मूल्यांकन क्या है? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं, और जो व्हाट्सएप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े होकर के फ़ोटो भेज रहा है। मुझे याद है, मैं कोलकाता में था, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे ललितपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई उसकी जानकारी दी। मैंने पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मांग की कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। उसके बाद तो लगातार उत्तर प्रदेश में झांसी से, इटावा से, लखनऊ से, हर जगह से वर्कर ने तस्वीरें भेजी हैं। हम तो केवल जानकारियों मांग कर सकते हैं, इसलिए सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो इधर फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। और सरकार बताए कि आलू कितना खरीदा है। मैं खुद कन्नौज की सबसे बड़ी मंडी पे गया था और मैंने खड़ा होकर के पूछा वहाँ पर जो आड़तिया खड़े थे, जो किसान मौजूद थे, कि आपने बताइए सरकार ने आलू कितना खरीदा। सब ने हाथ खड़े कर दिए कि आलू कुछ भी खरीदा नहीं गया, 1000 से ज़्यादा पैकेट हमारे यहाँ रखे हुए हैं। और किसानों का खेत में था उस समय आलू, तो आलू का भी नुकसान हुआ। उसी समय मैंने मंडी डायरेक्टर से बात की
मंडी डायरेक्टर कहते हैं कि हम तुरंत खरीदवा लेंगे। मैंने दोबारा जानकारी हासिल करनी चाहिए, कोई आलू नहीं खरीदा गया। छोड़िए भाई, जो इलेक्शन कमीशन में आप जाइए, हमने तो शिकायत की है, उनको जवाब भी दिया है। बहुत लेट आया तुम्हारा व्हाट्सएप लगता है। तुम फिर बोल रहे हो 1 साल। अरे भाई पत्रकार साथी, थोड़ा समझदार बनो, आप भी हमारी मदद करो। 6 साल कोई पार्ट 2 नहीं है। मैं कहूँ 2 नंबरी, ये कोई बात हुई? 6 साल, इस सरकार को 6 साल हो गए हैं और दिल्ली की सरकार भी है। मान लीजिए नीति आयोग हमारा नहीं है, विपक्ष का नहीं है। नीति आयोग विपक्ष का नहीं है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया, और नीति आयोग ये कह रहा है कि आप 22वें नंबर पर हैं। आप बताएं सरकार सच्चाई क्या है? आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मैं पत्रकार साथियों से अभी कहता हूं, अगर आप लोग चलना चाहें, मैं चलता हूं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो बननी थी, बताइए कितने साल हो गए। और फिर देखिए आरक्षण को छीनने का क्या तरीका अब निकाला है नया। सैफई यूनिवर्सिटी में या कोई मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने का तरीका, विज्ञापन निकाला, सब उसमें है कैटेगरी, एक ले लिया, बाकी बोला है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है। फिर ऐड निकाला, फिर एक ले लिया, पहले एलिजिबल नहीं है। तो देखिए क्या खेल चल रहा है। चिंता का विषय ये है कि जो खेल चल रहा है वो हमें और आपको पता ही नहीं है। और कानून व्यवस्था पर एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? मैं तो कहूँगा अगर स्क्रीनशॉट लेकर के अगर डाल दें स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन पर पढ़ूंगा जो एनसीआरबी का डेटा दिखाता हो कि यूपी में क्या है। यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।